हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में अभी तक 2 क्लास हो गई है इसके, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में कुछ देखे थे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन रह गया था जो मैंने आपको कहा था कि आप लोग देख के रखोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन ये था कि एक आपसे पूछा गया था कि क्या पीछे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस नहीं मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सभी जानते हैं कि पीछे प्लांट ग्रीन होता है, ठीक है ना। तो ग्रीन होने के बाद भी जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके बावजूद वो किसी इंसेक्ट्स पे, दूसरे इंसेक्ट पे क्यों डिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक रह गया था। ये क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों है कि आखिर ये जब अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसके पास क्लोरोफिल है, तो इसे क्या ज़रूरत पड़ गई कि दूसरे इंसेक्ट्स पे फीड करें, ठीक है ना। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि आपको मैंने बताया था कि इस प्लांट्स के बारे में कि ये जो है कहाँ ग्रो करता है, मडी एरियाज़ में, ठीक है ना, स्वैम्प्स में, ठीक है। तो उस एरियाज में क्या होते हैं, जो वहाँ के जो मड होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी क्या होती है, हार्ड नहीं होता यहाँ की तरह नॉर्मल, ठीक है ना। वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, बिल्कुल कीचड़ टाइप की, ठीक है ना, स्वैम्पी बोल सकते हैं। तो होता क्या है जो कि उस जगह पे, उस सॉइल में, जो कि हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ओके। तो उस क्या करता है, वो सॉइल में सबसे पहले नाइट्रोजन जाता है, ठीक है, और वो सॉइल नाइट्रोजन को लेता है अपने पास, ठीक है। और वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में। और नाइट्रेट एक ऐसा फॉर्म है नाइट्रोजन का जिसको कि प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है, कहाँ से, अपने रूट्स से, ठीक है। तो यही बात थी कि लेकिन क्या होता है कि नॉर्मल जगह पे तो प्लांट्स सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो पिचर प्लांट है, ये प्लांट जिस जगह पाया जाता है उस एरियाज़ में जो मडी सॉइल है, ठीक है ना, उस सॉइल में क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस कारण से उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। और चूँकि प्लांट्स को प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन का ज़रूरत है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, अपने नाइट्रोजन को फुलफ़िल करने के लिए, उसका जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या करता है, वो इंसेक्ट को फीड करता है, ठीक है। और इंसेक्ट के अंदर जो भी उसके मसल्स हैं या फिर जो भी उसके अंदर प्रोटीन है, वो सब किससे बने होते हैं, सारे प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड किससे बनता है, नाइट्रोजन से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको जो इंसेक्ट है उसके ज़रिए नाइट्रोजन मिल जाता है, ओके। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि क्यों पिचर प्लांट ग्रीन होने के बावजूद फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसके बावजूद वो इंसेक्ट पे फीड क्यों करता है। तो उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होने के कारण सॉइल ये जो प्लांट है, पिचर प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट पे फीड करता है और इंसेक्ट को खाकर अपने नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करता है, ओके। तो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। वो टॉपिक क्या है, सेप्रोट्रोप्स, ठीक है ना। अभी तक इस चैप्टर का 2 क्लास हो गया है, दो वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। आप दोनों वीडियो पहले देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं सेप्रोट्रोप्स। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा था क्या, ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स, ठीक है। एक नया वर्ड अभी आया है क्या, सेप्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या था, ऑटोट्रोप्स वैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए जो कि अपना फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस खुद से कर सकते हैं और अपना फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा क्या था, हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। तो वैसे थे हेट्रोट्रोप्स। थर्ड वन इज व्हाट, सेप्रोट्रोप्स, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, सेप्रोट्रोप्स किसे कहते हैं। तो कहता है, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम जाते हैं सब्जी लेने के लिए तो मार्केट में क्या, मशरूम्स के पैकेट्स दिखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको देखो डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये क्या है, मशरूम्स के पैकेट हैं, ठीक है ना। ये तो ये मशरूम्स क्या है,
ये एक तरह के सेप्रोट्रॉप्स ही हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन। हम लोग कई बार अपने घरों में ही देखे हैं कि जो हमारे, मान लो कि घर में कुछ लकड़ी रखे होते हैं, ठीक है ना, लकड़ी के टुकड़े रखे होते हैं, अगर वो बारिश में भीग रहा है तो उस जगह पे क्या होता है, मॉइस्चर के कारण उस जगह पे क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर ग्रो कर जाते हैं अम्ब्रेला लाइक, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो भी एक तरह का, एक्चुअली वो क्या है, एक फंजाई है, ठीक है ना। और फंजाई क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, आपको अभी सब डिटेल से बताया जाएगा। देखो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे कहाँ पे, वुड्स पे, ठीक है ना, रेनी सीजन में। ये आपने कई बार देखा होगा अपने घरों में। चलिए कह रहा है कि हाँ, एक तो पहली बात, मशरूम्स के पैकेट हम लोग मार्केट्स में देखते हैं, ठीक है ना, जब जाते हैं सब्जी लेने के लिए। दूसरा क्या है कि कुछ फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज, जो अभी आपको मैंने दिखाया है फिगर में, ये क्या होते हैं, वुड में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, वुड के ऊपर। कब, रेनी सीजन में। इस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये रेनी सीजन यहाँ पे क्यों बोला गया है, इसको भी हम लोग समझेंगे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। कह रहा है कि सवाल यह उठता है कि आखिर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, जो भी है, ये अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना, कहाँ से लेते हैं, और खुद को जीवित रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं आज। ये है आपको फिगर पैकेट्स ऑफ मशरूम के, ठीक है ना। क्या कह रहा है, मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल। तो इसका मतलब क्या है, मशरूम कहाँ ग्रो करता है, डिकेड, डिकेड मतलब मरा हुआ, वैसे वैसा मटेरियल जो कि डिकेड, जो कि सड़ चुका है, मर चुका है, ठीक है ना, उसके ऊपर मशरूम ग्रो करता है। कैसे करता है वो सभी हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि बूझो वांट्स टू नो हाउ दिज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली बूझो के साथ हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स किस तरह ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। ये एनिमल्स की तरह इनके पास माउथ नहीं होता। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। ना ही एनिमल्स की तरह इनके पास माउथ है और ना ही प्लांट्स की तरह इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो जब ये फूड को, बना हुआ फूड भी नहीं ले सकता, ठीक है, और ना ही खुद से फूड बना सकता है, तो फिर ये अपने न्यूट्रिएंट्स को लेता किस तरह है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को आपको आज अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि सेप्रोट्रॉप किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉप, जिस तरह हम लोग देखा कि ऑटोट्रॉप्स और हाइड्रोट्रॉप्स थे, उसी तरह सेप्रोट्रॉप्स एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड को ना ही खुद से प्रिपेयर करते हैं और ना ही किसी दूसरे बनाए हुए मतलब ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, जैसा कि हेटरोट्रॉप करता है, वैसा भी नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं हमेशा डेड एंड डिकेइंग बॉडी पे, ठीक है ना, वैसा बॉडी, वैसा मटेरियल जो कि सड़ चुका है, ठीक है ना, या फिर मरा हुआ है, तो उसके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, ओके। और ग्रो करने के बाद क्या करते हैं ये नॉर्मली, ये अपने अंदर से कुछ डाइजेस्टिव मटेरियल, ठीक है ना, या फिर डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, एक सिक्रीशन होता है इनके अंदर से। और ये क्या करेंगे, एक तरह समझो कि इनका अपना केमिकल है, ठीक है, जो कि इनके बॉडी से रिलीज होता है। और ये क्या करते हैं, उस डेड बॉडी पे जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा गिरा देंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि वो वहाँ का जो भी मटेरियल है, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ कि होप सो कि इस तरह एक बॉडी है, ठीक है, और इसके ऊपर एक मशरूम ग्रो करता है या कोई भी फंगस है, ठीक है, ये ग्रो किया। तो ये क्या करेगा, अपना कुछ मटेरियल, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे ड्रॉप करेगा, ठीक है, ड्रॉप किया। इससे क्या हुआ कि यहाँ के ये जो वुड है, मान लो डेड वुड है, इस पर क्या होगा, इसके ऊपर जो भी मटेरियल जो मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, वो इसको क्या करेगा,
इस डाइजेस्टिव जूस के कलर जो येलो, मान लो येलो कलर का जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर रहा है ये क्या करेगा, इससे उसको सॉल्यूबल बना देगा, ठीक है ना, ताकि ईजिली इसको यहाँ से एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। तो क्या करते हैं सेप्रोट्रोप्स, ये डेड एंड डिकेइंग बॉडी पे ग्रो करते हैं और साथ में अपने अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं ताकि उस बॉडी को ईजिली एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं एक्चुअली सेप्रोट्रोप्स के जो आपको एग्जांपल्स दिखेंगे वो कौन से हैं, फंगाई, ठीक है ना, फंगस बोलते हैं इनको। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.2 में क्या कह रहा है। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इट विद वाटर। एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और क्या करना है, उसको मॉइस्ट कर देना, मतलब गीला कर देना है, किससे, वाटर से, ओके, भिगो देना है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। इनको 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ दे। कहाँ छोड़ दें, मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब नरम जगह, ठीक है ना, जहाँ पे नरमी हो, थोड़ा बहुत वाटर का मतलब प्रेजेंस हो, ठीक है ना। इधर आपको मतलब कैसा हो, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक होता है हवा में नमी, ठीक है ना, उस जगह पे, और थोड़ा सा गर्म जगह पे। ऐसे क्यों बोला गया कि मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस। नोटिस कीजिए कि आपको पहले भी ये वर्ड आया है कि मॉइस्ट प्लेस पे ग्रो करते हैं, वार्म प्लेस पे ग्रो करते हैं। क्यों, क्योंकि जो सेप्रोट्रॉप्स हैं, जो भी फंजाई हैं, ठीक है ना, फंजाई में बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, फंजाई। फंजाई क्या है, फंजाई सेप्रोट्रॉप्स एक तरह के ऑर्गेनिज्म को बोला गया, ठीक है ना, वैसे ऑर्गेनिज्म को बोला गया है जो कि अपना फूड ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग बॉडी से, ठीक है ना। लेकिन उसका एग्जाम्पल क्या है, फंजाई। ये जो आप देख रहे हो मशरूम किसके अंदर आता है, फंजाई। ये भी एक फंजाई है, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं। ये जो लकड़ी पे ग्रो करता है ये हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन ये क्योंकि उतने अच्छे क्वालिटीज़ के नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो ये भी फंजाई है। ये सभी क्या है, फंजाई है, ओके। इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, फंजाई, या फिर फंगस बोलते हैं। सिंगुलर और प्लूरल का अंतर है बस। तो कह रहा है कि हाँ, ये जो मॉइस्ट और वार्म प्लेस है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, हम लोग नॉर्मली ये हमेशा एक मॉइस्ट मतलब नरम जगह पे और गर्म जगह पे ग्रो करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रोटी को आपको क्या करना है, थोड़ा सा भिगोना है और लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अनटिल फ्लफी पैचेज अपीयर ऑन देम। इसको 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ दें, या फिर जब तक इसके ऊपर फ्लफी पैचेज, मतलब आप देखोगे कई बार अगर रोटी आपके घर में रह गया 2-3 दिनों के लिए, तो उसके ऊपर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल वो छुओगे, टच करोगे तो आपको लगेगा वेलवेट टाइप का, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो फंगस ही है, ठीक है ना, जो ग्रो कर गया उसके ऊपर। तो 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ना है आपको। दीज पैचेज में भी वाइट, ये वाइट कलर का हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन या किसी भी कलर का हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंगस उसके ऊपर ग्रो किया है। हर एक फंगस का अपना खुद का कलर होता है, ठीक है। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। माइक्रोस्कोप तो आपको घर में नहीं मिलेगा, लेकिन कई लोग मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं घर में। क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और एक हैंडल होता है इसमें, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होता है, लेंस लगा होता है। आपको समझ में आ रहा हो क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है ना। तो मैग्नीफाई करना मतलब जूम कर देना इसको, ठीक है ना, बड़ा करके दिखाना। तो आप जब भी उस ब्रेड को जिसके ऊपर फ्लफी पैचेज आ गए हैं उसको जब इस मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है ना। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। आप जब ऑब्जर्व करते हो नोटबुक में, मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी द कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप क्या देखोगे, वो जो ब्रेड का पीस है उसके ऊपर क्या है, कुछ कॉटन लाइक थ्रेड लाइक मतलब पतले पतले रस्सियों के जैसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तो डायग्राम थोड़ा सा हल्का सा ब्लर है तो आपको समझ नहीं आए, लेकिन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। कह रहा है दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। तो ये और इन ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या है, फंजाई। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, ठीक है ना।
दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, किससे, ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। क्या करते हैं ये, आपको बताया गया अभी कि ये अपने अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं, किसके ऊपर, जो भी जिस भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, जिस पे ये डेवलप करेगा अपने आप को, उस डेड या फिर डिकेइंग मैटर पे अपना डाइजेस्टिव जूस को रिलीज किया, और क्या करता है, कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन, उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, उसके बाद क्या करता है, वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो डाइजेस्टिव जूसेस का रिलीज करना, सीक्रेट करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जिस फॉर्म में मान लो ब्रेड होता है, उस फॉर्म में डायरेक्टली उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करके क्या करता है, वो उसको सॉफ्ट बना देता है, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद वहाँ से वो ईजिली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन ए सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और इस तरह के जो भी न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है, कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को, इस तरह से जो न्यूट्रिशन लिया जाता है, वैसे मोड को क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट्स विच यूज्ड सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। और वैसे प्लांट्स जो कि सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक था ऑटोट्रोप्स या फिर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वैसा जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करे। दूसरा हेटेरोट्रोप या हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये वैसे हैं जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते, बट किसी दूसरे के बनाए गए फूड को कंज्यूम करते हैं। एंड थर्ड वन इज व्हाट, सेप्रोट्रोप्स और सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। These organisms obtain food from the dead and decaying matter of, okay, by secreting the digestive juices on them, okay। चलिए, कह रहा है fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। वापस से वही बात आया, hot and humid weather, ठीक है ना। hot मतलब वार्म, वही जगह था, और humid बोले तो moist, ठीक है ना। तो आपको गर्म और नरम जगह हमेशा आप ध्यान रख लो, फंजाई को क्या चाहिए, या फिर सेप्रोट्रोप्स को क्या चाहिए, गर्म और नरम जगह, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, उस पर वो अच्छे से ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो जो यहाँ बूझो का जो क्वेश्चन था, उसका भी आंसर मिल गया कि इसके पास क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस नहीं है, फिर अपना फूड कैसे लेगा, इसके पास माउथ नहीं है तो अपना फूड कैसे लेगा। सारा का आंसर क्या है, एक ही आंसर है कि ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, और वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स। चलिए, पहले इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर इन स्पेशल ओकेजन्स वेयर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये क्या जानना चाह रही है कि हमेशा हर क्या होता है साथ, इसके जो शूज हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ख़राब होते हैं, स्पॉइल्ड होते हैं, किसके द्वारा, फंगस के द्वारा, ठीक है ना। कब, रेनी सीजन में। क्यों, क्योंकि रेनी सीजन में नरम मौसम मिल गया, और साथ में थोड़ी बहुत गर्मी भी, मतलब अगर उसको वैसा कंडीशन मिलता है, थोड़ा सा गर्म और नरम तो क्या होगा, वो ग्रो कर जाएगा। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अचानक से रेनी सीजन में ये कहाँ से आ जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, फंगस होते तो हर सीज़न में है, लेकिन वो अफेक्ट करते हैं मोस्टली कौन से सीज़न में, रेनी सीजन में। क्यों, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा एयर में मॉइस्चर होता है, ठीक है। उस टाइम उसको नरमी अच्छे से मिल जाती है। एनी टाइम वहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर होता है एयर में प्रेजेंट, ठीक है। तो और फंगस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है ना, नरम हवा चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आपसे कहा जा रहा है कि बूझो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड वेयर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस, ठीक है। तो
ये कहना चाह रहा है कि इसके जो ग्रैंडपा थे वो क्या बताते हैं इसको कि इनका जो वीट का फील्ड्स था, ठीक है ना, ये क्या होता है, स्पॉइल्ड होता है, मतलब खराब हो जाता है किसके द्वारा, फंगस के द्वारा। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंजाई काउजेज डिजीज ऑल्सो। भी जाना चाहिए क्या फंजाई डिजीज भी काउज करते हैं, ऑफकोर्स काउज करते हैं। प्लांट तो छोड़ो, एनिमल्स हमारे अंदर भी हमने कई बार देखा होगा क्या होता है, रिंग वर्म हो जाता है बॉडी पे, ठीक है ना, जो भी जॉइंट्स होते हैं मान लो जहाँ पे थोड़ा सा नरमी होता है, ठीक है ना, जो हम लोग का मॉइस्ट और थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड जगह है, ठीक है ना, उस जगह क्या होता है, रिंग वर्म या फिर खुजली वगैरह होता है, उस वो क्या है, वो सभी फंगस के कारण ही होते हैं, वहाँ पे फंगस लग जाते हैं। इसलिए क्या कहता है कि हमेशा नहाने के बाद अच्छे से बॉडी को एक तौलिए से साफ़ कर लेना चाहिए, या फिर मतलब सुखा लेना चाहिए, ठीक है ना, या फिर ज़्यादातर वैसे मॉइस्ट प्लेस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे ही फंगस के जो क्या होते हैं, मॉसेस होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे बॉडी से एनी टाइम सामने फेस करते हैं, लेकिन वो ग्रो कब करेगा, जैसे ही उसको थोड़ा सा मॉइस्ट और वार्म प्लेस मिलेगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, ऑफकोर्स ये डिजीज काउज करता है, साथ में एनिमल्स में तो हमारे अंदर तो डिजीज काउज करता ही है। हमारे ऊपर क्या होता है, हमारे सर के ऊपर जो डैंड्रफ होता है वो क्या है, वो भी एक फंगस ही है, ठीक है, वो भी एक फंगस के कारण ही डैंड्रफ होता है। तो ह्यूमंस के अंदर तो ये है ही, साथ में क्या है, प्लांट्स के ऊपर भी जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं उनमें भी क्या होता है, कई बार फंगस लग जाते हैं। वाइट कलर का देखोगे, एक जैसे कि गेहूँ लगाया गया तो उसके ऊपर क्या होगा, या फिर आप कई बार देखोगे घरों में भी जो उड़हुल के फूल होते हैं उसमें भी कई बार मतलब आप देखोगे वाइट वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, वो क्या है, सब फंगस है, ठीक है। तो फंगस ऑफकोर्स काउजेज अ डिजीज, या डिजीज काउज करता है। पहली टोल्ड हिम डैट मैनी फंजाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। पहली क्या कहना चाह रही है कि बहुत सारे फंजाई क्या है, खाने वाले होते हैं, ये ऐसा नहीं है, मतलब कि यूजफुल होते हैं, ठीक है ना, जैसे मशरूम को हम लोग खाते हैं, यूजफुल है हमारे लिए। ईस्ट, ईस्ट क्या है, ईस्ट भी एक फंजाई है, ठीक है, जैसे कि और एक मशरूम, ये भी फंजाई है। बट सम फंजाई काउजेज डिजीज इन प्लांट्स, लेकिन कुछ फंजाई क्या है, प्लांट्स में डिजीज भी काउज करते हैं, एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी डिजीज काउज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंजाई अच्छे हैं, यूजफुल भी हैं बट हार्मफुल भी हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के फंजाई हैं, ठीक है, अलग अलग स्पेसीज के। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, तो कुछ फंजाई कैसे हैं जिनका यूज मेडिसिन बनाने में भी होता है, ठीक है। तो फंजाई का यूजेस कहाँ कहाँ आ गया, हम लोग खाते भी हैं फंजाई को, ठीक है, मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं, और साथ में फंजाई क्या करता है, डिजीज काउज भी करता है, ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स सभी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे कहता है आपसे, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। बारिश के टाइम में क्या होता है, ये बहुत सारे चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। मीनेस किसको बोलते हैं, मीनेस का मतलब होता है कि नष्ट करना, ठीक है ना, बर्बाद करना। तो फंजाई के क्या क्या मतलब ऐसे हार्मफुल ऐसा इफेक्ट बोल सकते हो, या फिर ये क्या नष्ट कर सकता है, ठीक है, घरों में, ये अपने आप को पेरेंट्स से पूछना है। आपने कई बार अपने घरों में देखा होगा कि इस तरह से देखो, दीवार के कॉर्नर्स पे, ठीक है ना, या फिर दीवार का वैसा जगह जो कि थोड़ा सा मॉइस्ट रहता हो, ठीक है ना, जहाँ पे थोड़ा सा वाटर मान लो सीज रहा हो, ठीक है ना, कई बार तो वो क्या होता है, वहाँ पे इस तरह के आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख जाएंगे। ये क्या है, ये यहाँ पे फंगस ग्रो कर गया है, तो ये क्या किया, ये वॉल को ख़राब कर दिया है, स्पॉइल कर दिया। तो ये सब क्या है, फंगस के इफेक्ट हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। क्या कह रहा है, वेट, कह रहा है कि द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगस के जो स्पोर्स हैं वो जनरली कहाँ, एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, हमारे हवा में। मैंने आपको बताया कि स्पोर्स क्या है, स्पोर्स जैसे कि प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो सीड्स को सीड्स नीचे गिरता है और वहाँ से क्या होता है, जर्मिनेशन होता है न्यू प्लांट्स का। तो वैसे ही फंगस का
जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। स्पोर्स से न्यू फंगल प्लांट निकलता है बाहर। तो क्या कर रहा है, फंगस के जो फंगल स्पोर्स ये क्या है, जनरली कहाँ होते हैं, एयर में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ये जब लैंड करते हैं, कहाँ लैंड करना मतलब गिरना, ठीक है ना, किसी भी, एक्चुअली ये तो गिरेगा ही, ठीक है ना। तो कहाँ पे, मान लो किसी वेट या फिर वार्म थिंग्स, मतलब नरम और गर्म थिंग्स पे, ठीक है ना, जगह पे। दे जर्मिनेट एंड ग्रो, वो वहाँ जर्मिनेट करता है वो स्पोर, ठीक है, और ग्रो कर जाता है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो सोचो कि हम लोगों को फंगस से बचाने के लिए क्या करना होगा। कई बार हमने देखा होगा कि हमारी जो मदर होती हैं वो क्या करती हैं, जिस जगह पे हम लोग बहुत सारे क्लोथ्स को रखते हैं, ठीक है, उस कबर्ड में क्या करते हैं हम लोग, नेफ्थलीन बॉल आता है, वो बिल्कुल ये वाइट कलर का कुछ कुछ सफ़ेद सफ़ेद बॉल आता है। इस बॉल का नाम क्या है, नेफ्थलीन बॉल, ठीक है ना। इन इन नेफ्थलीन बॉल को क्या करते हैं, उस कबर्ड में अलग अलग जगह पे रख दिया जाता है। उससे क्या होता है, उससे वहाँ का जो भी मॉइस्चर है वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। तो उस जगह पे मॉइस्चर को आने नहीं देता है, उस प्लेस को क्या वेट नहीं होने देता, ठीक है ना, नरम नहीं होने देता। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल ड्राई रहे और वहाँ पे किसी भी फंगस का इफेक्ट ना हो, फंगस वहाँ पे किसी क्लॉथ पे ग्रो ना करे। और क्योंकि जैसे ही फंगस ग्रो किया क्लॉथ पे, क्या होगा, क्लॉथ खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो पहले इसमें क्या था कि आपसे क्या कह रहा था, कैन यू फिगर आउट, आपको चेक करना है कि कैसे आप बचा सकते हो चीज़ों को स्पॉइल्ड होने से। तो क्या चीज़ था कि बस एक ही आपको करना है कि आपको चीज़ों को मॉइस्ट नहीं होने देना है, ठीक है ना, नरम नहीं होने देना है। ओके, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे नेपथलीन बॉल का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या फिर चीज़ों को वहाँ पे हवादार होने दे, ठीक है ना, एयर का आना जाना होगा तो वह चीज़ वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होगा। चलिए आगे है, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, चीज़ आपको हमेशा पढ़ना होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। ये वैसे रिलेशनशिप को बोलते हैं जब मान लो कोई भी दो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, और वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ रहता हो। मान लो एक ऑर्गेनिज्म ए है, दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है, ठीक है, और ये दोनों ऑर्गेनिज्म साथ में एक ही जगह पे एक साथ रहता हो, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करे, मदद करे, ठीक है। ये इसको हेल्प कर रहा है और ये इसको हेल्प कर रहा है, एक के बिना दूसरा नहीं रह पाएगा, ठीक है। अगर ए को जीना है तो वो बी का हेल्प लेगा, बी को जीना है तो ए का हेल्प लेगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप को, ठीक है, इस तरह का जो पार्टनरशिप होता है इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप चल रहा है, ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब इसमें फ़ायदा दोनों का है, ठीक है, और अगर एक भी एब्सेंट हुआ तो नुकसान भी दोनों को ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि साथ में रहते हैं और साथ में शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे शेल्टर मतलब रहना और न्यूट्रिएंट मतलब खाना, आपस में शेयर करें, वैसे रिलेशनशिप क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जिसमें से कि इसका एक एग्जाम्पल क्या है, चलो आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। कुछ फंगस कहाँ रहते हैं, ट्रीज के रूट्स में, ठीक है। तो क्या है, ट्रीज को क्या जरूरत पड़ गई है इसका, वो तो आराम से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको ज़रूरत है जो सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उस न्यूट्रिएंट को ईजिली ऑब्टेन कर पाए ट्री, ठीक है। ट्री जो है सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट को ईजिली एब्जॉर्ब कर पाए, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब ऑब्टेन कर पाए, उसके लिए वो फंगस का हेल्प लेता है, ठीक है। तो फंगस क्या करता है, फंगस प्लांट्स के या फिर ट्रीज के रूट्स में ही रहता है, और उस रूट्स में रहकर वो क्या करता है, सॉइल से न्यूट्रिएंट को लेता है और उस न्यूट्रिएंट को किसको देता है, ट्री को। मतलब समझो कि इससे लिया और उसको पास कर दिया। तो
तो ये काम क्या हुआ फंगस का। तो फंगस को क्या फ़ायदा मिला, चलो ट्री को तो समझ में आया, ट्री को तो फ़ायदा मिल गया कि वो आराम से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। और एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प किया, फंगस। लेकिन फंगस का क्या हेल्प हुआ, फंगस का क्या मदद हुआ, कह रहा है इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स द सॉइल। हाँ, इस कह रहा है कि आपको मतलब फंगस को वहाँ से क्या मिलता है, एक शेल्टर मिलता है, ठीक है ना, रहने का जगह मिलता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जो फंगस को भी कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए होता है रहने के लिए, मतलब साथ में उस जगह पे, वो कौन प्रोवाइड करता है, ट्री प्रोवाइड करता है। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो क्या हुआ, फंगस एक तो पहले उससे शेल्टर लिया, रहने का जगह लिया, किससे, ट्री से। और दूसरी बात, जो भी न्यूट्रिएंट ट्री के पास है, जो फंगस को चाहिए, वो फंगस किससे, ट्री से लिया। और वापस में फंगस क्या हेल्प किया ट्री को, फंगस ट्री को हेल्प किया न्यूट्रिएंट्स को, मतलब वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लेकर के ट्री को देने में, ठीक है ना। तो ट्री को भी ज़रूरत है वाटर न्यूट्रिएंट्स का, इसको लेने में कौन हेल्प किया, फंगस। और फंगस को न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड किया, ट्री। और साथ में शेल्टर भी प्रोवाइड किया, मतलब रहने का जगह भी दिया। तो वैसे में क्या हुआ, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिला। तो ऐसे एसोसिएशन को, ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, चलिए आगे है, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, ठीक है। लाइकेंस भी एक तरह के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये क्या है, लाइकेंस बोलते हैं एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर दो होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन दो ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन को, मतलब कंबाइंड जो उनका एक जगह होता है, जो एक दोनों एक साथ रहते हैं, तो उस एसोसिएशन को बोला गया है क्या, लाइकेंस, ठीक है। जिस तरह से आपको बताया गया कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और फंगस हैं, तो जैसे कि फंगस है, ठीक है ना, वैसे ही क्या है, एक एल्गी, एल्गी भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये एल्गी क्या होता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, छोटा छोटा बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आप देखोगे कि वाटर बॉडी पे आपको बताया गया क्या होता है, बहुत ग्रीन कलर का देखोगे, आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, वो क्या है, एल्गी है। तो एल्गी क्या करता है, एल्गी के पास ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। और फंगस क्या है, फंगस अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या है, दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा। लाइकेन जो है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर क्लोरोफिल कॉन्टेन करता है, जिसके पास क्लोरोफिल है, वो कौन है, एल्गा है। एंड ए फंगस लिव टुगेदर, और दूसरा क्या है, फंगस है, फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन ये दोनों साथ में रहते हैं, लिव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। क्या कह रहा है, जो फंगस है वो क्या प्रोवाइड किया, फंगस एल्गी को प्रोवाइड किया शेल्टर, रहने का जगह दिया, वाटर दिया, और साथ में मिनरल्स प्रोवाइड किया, किसको, फंगस किसको दिया, एल्गा को दिया, एल्गी को, एल्गा एल्गी का सिंगुलर फॉर्म है एल्गा, ठीक है। तो फंगस प्रोवाइड किया एल्गा को क्या, शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स, और साथ में एल्गी क्या किया इसको, एल्गी प्रोवाइड्स फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। एल्गी चूँकि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो ये जो फूड प्रिपेयर किया वो किसको दिया, फंगस को दिया, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, फंगस प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स, साथ में एल्गा प्रोवाइड किया इसको फूड प्रोवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों का एक दूसरे से फ़ायदा है। तो ऐसे एसोसिएशन, ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो चलिए आज के लिए इतना ही टर्न देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स किस तरह रिप्लेनिश होते हैं, मतलब वापस बिल्कुल इनको पहले की तरह किया जाता है। और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो और अभी तक का सारा जितना भी क्लासेस हुए हैं, टोटल अभी तक 3 क्लास हो गए इस चैप्टर के, ठीक है, 3 से 4 क्लास होंगे, उनको आप देख लोगे टोटली और रिवाइज कर लोगे टाइम टू टाइम।
नेक्स्ट क्लास में एक लास्ट टॉपिक बच गया है और कुछ क्वेश्चन है, इसको डिस्कस किया जाएगा। चलिए, थैंक यू एंड स्टे इन होम एंड बी सेफ।